हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। हमने बेसिक्स ऑफ मैथ खत्म कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वेक्टर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो मैथ और फिजिक्स वेक्टर दोनों बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है तो सुनो, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नापी जा सके। डायरेक्टली नाप सको मतलब डायरेक्टली नाप सकते हैं, जैसे तराजू है इधर और यहाँ पे हमने आम रखे मान लिया इधर, और इधर हमने 1 किलो का वजन रख दिया। इसे बोलते हैं डायरेक्ट नापना। ये मैंगोज है तो डायरेक्टली नाप सके। या फिर इनडायरेक्टली नापना क्या होता है तो ऐसे समझो, एक स्प्रिंग है, अभी आराम से लटका हुआ है ये, हमने इससे यहाँ पर 1 किलो का वजन लटकाया और हमने ये पाया इसमें खिंचाव हो गया, और खिंचाव हुआ 5 सेंटीमीटर का। कैसे देखा? स्केल से। एक स्प्रिंग है, इसमें वजन लटका है 1 किलोग्राम का, हमने ये पाया इसमें 5 सेंटीमीटर का खिंचाव हो गया है। अब सोचो हमारे पास कोई मास है, कोई भी मास है, अब इसे हटा दिया हमने, हटा देंगे तो स्प्रिंग फिर से वैसे ही हो जाएगा। अब हमारे पास किसी ने कोई मास दिया, एम मास, उसको लटकाया और फिर से खिंचाव होगा, और खिंचाव मान लेते कितना हुआ 10 सेंटीमीटर का। तो इस केस में मास कितना होगा तो सिंपल सा 2 किलोग्राम। अरे जब 1 किलोग्राम था तो 5 सेंटीमीटर का खिंचाव हुआ। तो जब हमने कोई अननोन मास लटकाया, ऐसा मास जो नहीं पता है, और खिंचाव हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास स्केल था, तो खिंचाव ने हमें यह बता दिया कि मास कितना होगा 2 किलोग्राम। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो ऐसी चीज़ें जिनको नाप सको या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो फिजिक्स के नियमों का पालन करें, मतलब फिजिक्स के जो भी रूल्स हैं उनको गवर्न करें, ऐसी चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी चीज़ें जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सको और जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे, वो हमारी हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल से यहाँ पे लिख लेना, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नापी जा सके और जो फिजिक्स के नियमों का पालन करें, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे लिख देना ऐसा। उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये समझते हैं। जैसे एक इंसान है ए, इसे बी के घर जाना है, तो ए ने बी के पास कॉल की और ए ने बी से पूछा कि घर कितना दूर है, तो बी ने बोला इतना 50 किलोमीटर, और बी ने कॉल काट दी। ए ने बी के पास कॉल की, पूछा घर कितना दूर है, 50 किलोमीटर, कॉल काट दी। तो क्या हम इस 50 किलोमीटर डेटा से बी के घर पहुंच पाएंगे? आंसर है नहीं। इससे कैसे पहुंच जाओगे? तो ये जो 50 किलोमीटर तुम्हें दिख रहा है ये नंबर है एक, और इस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड है। क्या हम इसके हेल्प से बी के घर पहुंच पाएंगे? आंसर है नहीं। फिर ए ने बी को दोबारा कॉल की, फिर उसने बोला भाई तुमने दूरी तो बता दी 50 किलोमीटर, डायरेक्शन भी तो बताओ किस दिशा में आना है। तो उसने ऐसा बोल दिया साउथ। अब क्या होगा? अब देखो ये जो नंबर होता है ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड, और ये तुम्हारे पास आ गई डायरेक्शन। क्या अब घर पहुंच पाएगा? तो आंसर है हाँ। अब उसे पता है कितना चलना है और किस दिशा में चलना है, दोनों चीजें पता है, कितना चलना है किस दिशा में। तो ऐसी चीजें जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है इन्हें बोलते हैं वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। और ऐसी चीजें जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं स्केलर। जैसे अगर हम किसी से बाइक की स्पीड पूछ रहे हैं, उसने ऐसा बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर, खाली ऐसे बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो इसने बोला है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन अगर उसने ऐसा बोला 60 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी जा रही है नॉर्थ की दिशा में, ऐसे बोलते नहीं है कि उसकी गाड़ी जा रही है 60 की स्पीड से, कौन सी दिशा में? नॉर्थ वाली दिशा में। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। ऐसे में अब ये वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन ना हो, उन्हें बोलते हैं स्केलर। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, उन्हें बोलते हैं वेक्टर। उसके बाद ये जो स्केलर है इन्हें जोड़ने के, घटाने के, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के जो नियम है वो सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स हैं। सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स का मतलब जिंदगी में तुमने आज तक पढ़ा है 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, यही वाले नियम लगेंगे स्केलर में।
कोई और से नहीं लगेंगे। तो सिंपल सा इसमें लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड डजंट हैव डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। और इनमें कौन से नियम गवर्न होते हैं? सिंपल अलजेब्रिक रूल्स, ये लिख लेना इसमें। उसके बाद वेक्टर में आते हैं, ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यहां पे वेक्टर अलजेब्रा के नियम लगते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। तो सिंपल से एक बार दोबारा बताते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly and governs laws of physics are called as physical quantities. It is of two types, scalar and vector. What is scalar? Those quantities which only have magnitude and doesn't have direction are called as scalar quantities. और ये simple algebraic rules follow करती है। फिर vector कौन सी होंगी? Those quantities which have magnitude as well as direction and follows rules of vector algebra. अब vector algebra के rules क्या होते हैं? ये तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ाएंगे। अब एक और तरह की क्वांटिटी होती है, ये तो दो हो गई, एक और होती है जिन्हें बोलते हैं टेंसर। हालांकि इनसे हमें ज्यादा लेना देना है नहीं। अब टेंसर क्वांटिटीज क्या है, एग्जांपल से समझो। एक वायर है, इसमें आ रही है 5 एम्पियर की करंट, इधर जा रही है 4 एम्पियर की करंट, और इधर है। अब देखो, इधर से 5 एम्पियर आ रही है, इधर से 4 एम्पियर आ रही है, तो इधर कितना जाएगी? 9 एम्पियर। ऐसा मानो जैसे पाइप है, इसमें पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? इसे और इसे जोड़ दोगे तो सुनो अब जरा, देखो ये जो है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखो मैग्नीट्यूड है 5, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन है। तो देखो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन इसे जोड़ा कैसे गया है? इधर 5 और 4 9, ऐसे जोड़ा है सिंपल सा 9। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जिनको जोड़ने के जो नियम है वो वही है जो स्केलर में रखते हैं। स्केलर में मतलब 5 4 9। इसने वेक्टर के नियमों का पालन नहीं किया। सिंपल सा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के, जोड़ने के, घटाने के, डिवाइड करने के जो नियम है वो होते हैं स्केलर वाले। ऐसी क्वांटिटी कहलाती है टेंसर। तो टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट डजंट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटीज। और इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर के बारे में थोड़ा और जान लो। वेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, ये सारे एग्जांपल होते हैं वेक्टर के। वेक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे एग्जांपल। स्केलर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तुम्हारा मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसे सही से लिख लेना, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे स्केलर हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये पढ़ा। दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो। स्केलर के जो नियम हैं वो वही है जो तुमने आज तक जिंदगी में पढ़े हैं। वेक्टर के जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के अलग से नियम है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्केलर के कुछ एग्जाम्पल ये हो गए और वेक्टर के एग्जाम्पल ये हो गए। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? तो सिंपल सा एक सवाल किया करो, कितना और किधर, मतलब हाउ मच और किस डायरेक्शन में। तो ये किया करो सिंपल सा, कितना और किधर, ये सवाल कर लो, कितना और किधर। अगर इसके दोनों आंसर आ जाते हैं तो तुम्हारी क्वांटिटीज वेक्टर होंगी, और अगर दोनों आंसर नहीं आते हैं, केवल इसका आंसर आता है कितना, तो तुम्हारा स्केलर होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। तराजू में आम रखें एक तरफ, आम, और आमों को हमें तोलना है। तो कितने आम तोलना है? मान लिया 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम तोलना है, किस दिशा में? आम तोलने की कोई दिशा होती है? नहीं ना। तो कितना? 2 किलोग्राम। किधर? नहीं पता। तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर। सिंपल सा सवाल करो, कितना और किधर, दोनों आंसर आ जाते हैं तो देखो क्या होगा। जैसे कोई ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया 100। कितना लगाया? 100। किधर लगाया? इस वाली दिशा में, इसे बोल देते हैं नॉर्थ। 100 लगाया किस दिशा में? नॉर्थ में। फोर्स की तो दिशा होती है, हमने 100 लगाया कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। तो देखो कितना लगाया? 100। किधर लगाया? नॉर्थ। अगर दोनों आंसर आ रहे हैं तो ये वेक्टर होगा।
तो सिंपल सा अगर तुम्हें पहचानना है किसी चीज को कि वो स्केलर है या वेक्टर है तो ये करके देख लो, कितना किधर। अगर दोनों आंसर आ जा रहे हैं कि कितना लगाया और किधर लगाया तो वेक्टर होगा, और अगर केवल इसका आंसर आए कि कितना लगाया और किधर लगाया, इसका आंसर ना आए तो स्केलर होगा। जैसे टेम्परेचर नाप रहे हैं, टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर 30 है, किधर, कोई दिशा होगी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसा होगा, स्केलर। टाइम नाप रहे हैं, टाइम 2 घंटे हो गए, किधर, टाइम की डायरेक्शन होगी क्या, तो कैसी होगी, स्केलर। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कितना का तो आंसर आए लेकिन किधर का आंसर ना आए वो तुम्हारी स्केलर हो जाएंगी, और दोनों का आंसर आ जाए कितना और किधर तो वो तुम्हारी वेक्टर हो जाएंगी। फिर हमने टेंसर पढ़ा। अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को बनाते कैसे हैं, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, एरो। एरो बना दो, एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अब एरो का ये होता है हेड और एरो की ये होती है टेल। तो सिंपल सा वेक्टर को कैसे बनाते हैं, एरो से। एरो का हेड हो गया, एरो की टेल हो गई, और ये जो वेक्टर की लंबाई है ये यहां से यहां तक, ये बताती है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा वेक्टर को कैसे बनाते हैं, एरो से बनाते हैं। एरो का हेड होता है, एरो की टेल होती है, और वेक्टर की ये जो लंबाई है ये बताती है इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा अब सुनो, हम वेक्टर को ऐसा तो नहीं बनाएंगे बार बार कि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा एरो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखा करेंगे, ए वेक्टर। अगर ये मान लिया ए है तो ऐसे लिख दिया ए और ऊपर एरो बना दिया, ए वेक्टर। अच्छा उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है, किसी वेक्टर ए है कोई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, तो या तो हम ऐसा लिख देंगे, इसके ऊपर से एरो हटा देंगे। अगर इसके ऊपर से एरो हटा हुआ है तो मैग्नीट्यूड होगा, या फिर ये 2 लाइनें बनी होंगी, इन्हें बोलते हैं मॉडुलस। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो तो इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, जैसे 50 किलोमीटर नॉर्थ, तो हम ये नॉर्थ हटा दे रहे हैं, नॉर्थ मतलब डायरेक्शन हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा 50 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन हटा दो, जो बचेगा वो मैग्नीट्यूड होगा। अब इस मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है, या तो ऐसा लिख दो, ऊपर से एरो हटा दो, ए एरो हटा दो, या फिर ऐसा लिख दो। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, समझ जाना मैग्नीट्यूड है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर को कैसे बनाते हैं, एरो से। एरो का हेड होता है, एरो का टेल होता है, एरो की ये जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। उसके बाद देखो एक वेक्टर कुछ ऐसा है, ए वेक्टर, एक कुछ ऐसा है, बी वेक्टर। इनमें कौन सा बड़ा होगा, तो देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है। जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी लंबाई कम है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए का जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा। एक बार दोबारा समझो, वेक्टर को कैसे बनाते हो, तो सिंपल सा एरो से। एरो में टेल होती है, एरो में हेड होता है। एरो की ये जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड लिखने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसा लिखा होगा ए, या फिर ऐसा लाइनों में कह दोगा तो मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद अगर 2 इस तरह से बने हैं तो ये बड़ा है ये छोटा है, जो बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। चलो यहाँ पे अगला पॉइंट, अब अगला टॉपिक है हमारा छोटा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टीज। अब देखो जरा पहली प्रॉपर्टी, कहीं पे ऐसा लिखा है 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोग्राम, क्या ये जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं क्या ये, नहीं ना। 2 किलोमीटर में 2 किलोग्राम थोड़ी ना जुड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोग्राम, 2 किलोमीटर सॉरी, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो अगर हमने दूरी को जोड़ा तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ा तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ा तो डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस था और यहाँ पे मास था तो नहीं जुड़े। तो अगर डिस्टेंस में तुमसे कोई बोलेगा मास जोड़ो तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस में कोई बोलेगा डिस्टेंस जोड़ो तो जुड़ जाएगा। तो जो चीजें आपस, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 4 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर कितना होगा 2 किलोमीटर। तो जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं या जो चीजें आपस में घट रही हैं उनका एक जैसा होना जरूरी है। मतलब दूरी में दूरी जोड़ोगे, स्पीड में स्पीड जोड़ोगे, तो सिंपल सा। तो जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं उनका एक जैसा होना जरूरी है, और इनका जो आंसर आएगा
वो भी वही आएगा जो आपस में जुड़े हैं। जैसे दूरी में दूरी जुड़ी तो आंसर भी दूरी आया, दूरी में दूरी घटी तो आंसर भी दूरी आया। तो जो चीजें आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं उनका आंसर भी वही होता है जो पहले होती है, सिंपल सा। तो वेक्टर का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं, ए में बी को जोड़ा तो आंसर सी आया। जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं ए में बी तो आंसर सी आया। मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी वेलोसिटी होगा, तो ये है। तो अगर हम वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे तो आंसर भी वेलोसिटी आएगा। और देखो जैसा हमने पढ़ा, दूरी में दूरी जोड़ा तो दूरी आया। सिमिलरली वेक्टर में वेक्टर जोड़ा तो आंसर भी वेक्टर आएगा, सिंपल सा। तो एक बार तो सुन लो, दो चीजें अगर आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो उनका सेम होना जरूरी है, और जो आंसर आएगा वो भी वही आएगा जो वो दोनों थी। तो अगर हमने वेक्टर में वेक्टर जोड़ा तो आंसर वेक्टर आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ा तो आंसर वेलोसिटी आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसे लिख लेना ऐसे ही। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास एक वेक्टर ये पड़ा है बोर्ड पे ए, एक वेक्टर ये पड़ा है बी, ऐसी हवा में पड़े हैं, ए पड़ा है बी पड़ा है। अच्छा, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और होती है डायरेक्शन। जैसे हमने बोर्ड पे ऐसे बनाया ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन आगे की तरफ है। क्या हम इसे यहां नहीं बना सकते हैं, यहां भी तो बना सकते हैं। क्या डायरेक्शन बदली, आंसर है नहीं। क्या मैग्नीट्यूड बदला, मैग्नीट्यूड अभी 5 है, आंसर है नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हैं, नहीं बदलते हैं, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। चाहे तुम यहां बनाओ या यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां कहीं बनाओ, ऐसे कहीं बना लो, बस दो चीजें ना बदले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। तो हमने बोर्ड पे यहां बनाया तो हम इसे यहां बना सकते हैं, यहां कहीं बना सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये दोनों बदले ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और ये जो हमने किया है ना, इसे यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया, ऐसे, इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। शिफ्ट कर दिया, जरूर नहीं यहां बनाओ, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां कहीं बना लो, तुम्हारा मन है। ऐसे अगर कोई ऐसे पड़ा है वेक्टर इस तरह से, तो जरूरी यहां बनाए, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां कहीं बना लो, इसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कहीं बना सकते हो, कहीं भी उठा के ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मत बदलना। इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब सुनो, हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, एक ये है, एक ये है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा, ज्वाइन द टेल्स बाय डूइंग पैरेलल शिफ्टिंग। यहां पर सबने ये सुना होगा, ताल से ताल मिला सॉन्ग, सुनाई है ना, नहीं सुना? तो वहां पे ऐसा करो, टेल से टेल मिला, याद रहेगा। तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है तो आपस में उनकी टेल जोड़ दो, टेल जुड़ जाएगी, एंगल आ जाएगा। जैसे अभी देखो ये अलग अलग है, क्या इनकी टेल जुड़ी हुई है, नहीं ना, तो टेल जब जुड़ी हुई नहीं है तो एंगल नहीं आएगा, तो हमें टेल जोड़ना पड़ेगी। अब टेल जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ए को उठा के यहां बना दे रहे हैं, क्योंकि हम कहीं बना ले, फर्क थोड़ी ना पड़ता है, यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ। ऐसे ये जो बी है, इसको भी उठा के कहीं पे बना लो, इसको उठा के ऐसे बना दिया, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता। ए को कहीं बनाओ, बी को कहीं बनाओ, बस उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना बदले, ये ऐसा है ऐसा ही रहे, कहीं बना लो, ये ऐसा है ऐसा ही रहे, और इन दोनों की टेल जब जुड़ जाएगी आपस में, देखो टेल जुड़ गई तो एंगल निकल आएगा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सको और जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करें उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, कोई नंबर होगा, उसे बोलते हैं स्केलर। स्केलर को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के वही नियम है जो हमने आज तक पढ़े हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर के नियमों का पालन करे। अब वेक्टर के नियम क्या है वो हम पढ़ेंगे, उन्हें बोलते हैं वेक्टर। फिर टेंसर पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर के नियमों का पालन ना करें बल्कि स्केलर के नियम फॉलो करें, उन्हें बोलते हैं टेंसर। फिर हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर को बनाते कैसा है, तो एरो से। एरो में हेड होता है, टेल होती है, एरो की लंबाई उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। फिर जब दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो उनका एक जैसा होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ा है तो आंसर भी वेलोसिटी आएगा, या फिर वेक्टर में वेक्टर जुड़ा है तो आंसर भी वेक्टर आएगा।
उसके बाद दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो उनकी टेल को आपस में जोड़ दो, टेल को आपस में जोड़ोगे एंगल आ जाएगा निकल के। अब हम करते हैं एक दो न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हमारा दिया है ए वेक्टर और ये हमारा दिया है बी वेक्टर और ये एंगल 60 दिया है और हमसे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दूसरा न्यूमेरिकल ये लेते हैं, थ्योरी सेम है इसकी। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर और ये एंगल दे दिया है 120 और यहाँ पर भी हमसे यही पूछा है कि एंगल बता दो कितना होगा, दोनों में एक ही है। तो पहला ये न्यूमेरिकल है, ए और बी इनके बीच में इधर 60 दिया है, हमसे बोला है दोनों का एंगल बताओ। दूसरा ये है, चलो देख के बताओ जरा, क्या पहले वाले में दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई है? नहीं ना, तो पहले हमें टेल जोड़ना पड़ेगी, तो हम टेल जोड़ रहे हैं इसकी। ये ऐसे ए है ना, इसको हम ऐसा बना दे रहे हैं, इस तरह से ए बना लिया आगे। अरे इसे उठा के यहां बना लो, मन है तुम्हारा। और ये जो बी है इसको ऐसा बना ले रहे हैं, जुड़ गई ना टेल आपस में। पहले क्या था, टेल नहीं जुड़ी हुई थी, हेड हेड जुड़े थे, लेकिन हमें टेल जोड़ना होती है एंगल के लिए, तो हमने इसे उठा के यहां बना लिया, इसे उठा के यहां बना लिया। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 60, हो गया खत्म। तो अगर हमसे बोलेगा ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, तो 60, खत्म कहानी। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल निकालना है, क्या टेल जुड़ी हुई है आपस में, है नहीं है? नहीं ना, तो हमें टेल जोड़ना पड़ेगी। तो हम टेल जोड़ने के लिए एक काम कर रहे हैं, बी को ऐसे बना ले रहे हैं इस तरह से, और ए को उठा के ऐसा बना ले रहे हैं। अरे इसको यहाँ बना लिया, इसको यहाँ बना लिया, कहीं बनाओ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब टेल जुड़ गई आपस में, तो ये एंगल निकालना है हमें। अगर ये 120 है, ये भी कितना होगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना आ जाएगा 120। इस तरह से एक और देखो, कुछ इस तरह से है, एक ए वेक्टर, फिर हमारा ऐसे है बी वेक्टर, फिर हमारा ऐसे है सी वेक्टर और ये हमारा है डी वेक्टर। ये एंगल दिया है 30, ये एंगल दिया है 60। तो हमसे ये पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन, बहुत सारे पार्ट है, पहला ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा ये है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा ये है ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, चौथा ये है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, पांचवा है बी वेक्टर एंड डी वेक्टर और छठा पार्ट हमारा ये हो जाएगा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये निकालना है। तो देखो जरा, सिंपल सा इस तरह से कुछ डायग्राम है, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, ए और बी के बीच का एंगल निकालो, ए और सी के बीच का, ए और डी के बीच का, बी और सी के बीच का, बी और डी के बीच का, सी और डी के बीच का। तो पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी के बीच का, जिनके बीच का एंगल निकालना होता है उनकी टेल को आपस में जुड़ना जरूरी है। तो देखो पहले ए और बी के बीच का निकालना है, क्या ए और बी की टेल आपस में जुड़ी हुई है? नहीं ना, तो हमें जोड़ना पड़ेगी। तो हम एक काम कर रहे हैं, ए को ऐसे बना ले रहे हैं, देखो ए को ऐसे बनाया, अगर ए को ऐसे बनाएंगे यहां से यहां पे, तो देखो इनकी टेल जुड़ गई आपस में, जुड़ गई तो ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा 90। सिंपल सा, जिनके बीच में एंगल निकालना है उनकी टेल जोड़ दो। अब ए और सी का एंगल निकालना है, तो ए और सी की टेल जोड़ दो। तो देखो ए ऐसा है, सी ऐसा है, टेल जुड़ी हुई नहीं है, तो हम ए को उठा के ऐसे बना ले रहे हैं इस तरह से। अब देखो टेल जुड़ गई, यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, अब टेल जुड़ गई। अगर ये 60 है ये वाला, तो ये कितना होगा 30, तो एंगल कितना आ जाएगा 30। अब ए और डी के बीच का निकालना है, तो टेल जोड़ो, ए ऐसा है, इसको उठा के ऐसे ले जाओ और यहां बना दो, ये बन गया ए, बन गया, जुड़ गई टेल। तो ए और डी के बीच में कितना दिख रहा है 30 हो गया। अच्छा बी और सी के बीच का निकालना है, बी और सी, तो बी ऐसा है, सी ऐसा है, टेल जुड़ी हुई नहीं है। एक काम करो, बी को उठा के ऐसा ले जाओ, ऐसा, देखो जुड़ गई टेल, जुड़ गई तो ये एंगल आ जाएगा निकल के, ये सी हो गया और ये बी हो गया। कितना एंगल है 60। अच्छा बी और डी के बीच का निकालना है, तो इनकी टेल को जोड़ दो, बी ऐसा है और डी ऐसा है, तो इसको ऐसे ले जाओ और ऐसे बना दो, ये बन गया हमारा बी। तो देखो ये 30 था, ये 90 होता है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, ये एंगल 120 आ गया। फिर सी और डी के बीच का एंगल पूछा है, तो देखो सी ऐसा है और डी ऐसा है, तो एक काम करो, सी को ऐसे ले जाओ और यहां बना दो, ये बन गया सी। देखो जुड़ गई टेल आपस में, देखो सी की डी से टेल जुड़ गई, टेल को जोड़ते रहो बस। अब देखो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा,
अरे ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। तो सिंपल सा जिन भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उनकी टेल को आपस में जोड़ दो। इसे करने का एक और शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है, क्यों ना तुम सभी को एक साथ बना दो, जितने भी थे। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, A B C D, ये एंगल 30 था, ये एंगल 60 था। इसे बना रहे हैं हम, जरा पहले ऐसे बना लो तुम, फिर सारे वेक्टर यहां से बना दो ओरिजिन से। A आगे की तरफ है तो आगे की तरफ बना दो, ये भी मेथड है एंगल निकालने का। B ऊपर है तो ऊपर की तरफ बना दो, C इधर है तो इधर बना दो। और कितना एंगल, ये एंगल कितना था 60, तो यहाँ पे बना देते हैं 60। फिर D नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ बना दो, और ये एंगल कितना है 30, तो ये बना दो 30। ऐसे बना दिया। तो दूसरा मेथड क्या था, ये जितने भी वेक्टर हैं सभी को तुम ओरिजिन से बना दो, A B C D। अब देख लो जरा, A और D के बीच में कितना एंगल है 30, तो A और D के बीच में एंगल कितना है 30। देखो हमसे बोलेगा B और C के बीच में कितना है 60, B और C के बीच में कितना है 60। अच्छा ये 60 है तो ये 30 होगा, साफ साफ दिख रहा है ना। अगर ये 60 है ये 30 होगा क्योंकि पूरा 90 होता है। तो C और A के बीच में कितना होगा 30, B और D के बीच में कितना होगा, तो 60 + 30 + 30 120। तो अगर ऐसा बना लेते हो तो सारे एंगल निकल आएंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है तो उनकी टेल को आपस में जोड़ दो। टेल को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, इधर ले जाओ इधर ले जाओ इधर ले जाओ इधर इधर उधर ले जाके टेल को आपस में जोड़ते हैं। टेल जुड़ जाएगी तो एंगल निकल आएगा।